हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेसीसी सीजीएल खोरठा भाषा सिलेबस में एक बुक है एक पथिया डोंगल महुआ। यहाँ से 10 कविता पढ़ना है और इस वीडियो में हम लोग 10 का कंप्लीट एमसीक्यू देखेंगे। यदि आप लोग इस चैनल में नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। टेलीग्राम में ऐड नहीं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग टेलीग्राम में अवश्य ऐड हो जाए। यदि आप लोग टारगेटपुर का ऐप डाउनलोड नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग प्ले स्टोर में जाकर टारगेटपुर सर्च करें और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में जेसीसी सीजीएल खोरठा का कंप्लीट वीडियो लेक्चर बहुत ही कम फी में उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा आप लोग कहीं से भी ऑनलाइन ऑफलाइन खोरठा का क्लास किए तो टारगेटपुर ऐप में चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, खोरठा का चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। आप लोग टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर होगा, वहां से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है, एक पथिया डोंगल महुआ के संकलनकर्ता के लागे। सबसे पहले जानिए एक पथिया डोंगल महुआ कैसन किताब है। तो याद रखिएगा, एक प्रकार का कविता संग्रह बुक है, एक प्रकार का कविता संग्रह बुक है। लेकिन इसमें बोला गया कि संकलनकर्ता यानी कि जितना भी कविता उसमें संकलन किया गया है किसके द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर है संतोष कुमार महतो। क्या हो जाएगा? संतोष कुमार महतो। और संकलनकर्ता के जगह खोरठा में डोंगवैया शब्द भी लिखा हो सकता है। याद रखिएगा, डोंगवैया। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगला देखिए, एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह किताब के पहिल प्रकाशन कहिया भेल। तो पहला प्रकाशन पूछा गया, तो क्वेश्चन इसी तरह एग्जाम में पूछा जाता है। पहला प्रकाशन कब हुआ, दूसरा प्रकाशन कब हुआ। यदि प्रकाशक अलग अलग है, पहला प्रकाशन का अलग प्रकाशक है तो प्रकाशक का नाम भी याद रखना है, दूसरा प्रकाशन का अलग प्रकाशक है तो प्रकाशक का नाम भी याद रखना है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम में। तो पहला प्रकाशन देखिए 1990 में हुआ था। याद रखिएगा, एक पथिया डोंगल महुआ जो कविता संग्रह, इसका पहला प्रकाशन 1990 में हुआ था। 3 में देखिए, एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह किताब के दोसर प्रकाशन, सेकंड एडिशन यानी कि दूसरा जो प्रकाशन हुआ 2005 में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 2005। देखिए अगला, एक पथिया डोंगल महुआ किताब के प्रकाशक, ये जो प्रकाशक है और प्रकाशन ईयर, साथ ही उसमें देखिए जिसने भूमिका लिखा है, भूमिका भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो याद रखना है, प्रकाशक क्या हो जाएगा? रामधन प्रकाशन। साथ में यहाँ पर लिख लीजिए गंगा जोरी बोकारो। क्या हो जाएगा? रामधन प्रकाशन, गंगा जोरी बोकारो। अगला देखिए, एक पथिया डोंगल महुआ किताब के मुद्रक के लागे। मुद्रक यानी कि जहाँ पर किताब का छपाई हुआ, तो इसका आंसर है छोटा नागपुर प्रेस, चास। अगला देखिए, एक पथिया डोंगल महुआ के भूमिका के लिख लिया। ये जो किताब है एक पथिया डोंगल महुआ, इसमें भूमिका किसने लिखा है, और ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो इसका आंसर है डॉक्टर दयानंद बटोही। आगे हम लोग देखते हैं, एक पथिया डोंगल महुआ में 2 टूक बात के लिख लिया। तो 2 टूक बात जो है संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है। 8 में देखिए, एक पथिया डोंगल महुआ में केगो कविता है। तो याद रखना है 47, कुल 47 कविता है। अगला देखिए, एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह के पहिल कविता कौन लागे। तो पहला का जो कविता है हमीन सब एक। क्या हो जाएगा? हमीन सब एक। अब हम लोग देखेंगे कविता से एमसीक्यू। जो पहला कविता है हमीन सब एक, तो हमीन सब एक कविता के लिखवैया के लागे। तो इस कविता को लिखने वाले कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास पानोरी। क्या हो जाएगा? श्रीनिवास पानोरी। अगला देखिए, हमीन के बोली भाख और भेख कैसन है, यानी कि हम लोग का जो बोली भाषा भेष है किस प्रकार का है। तो कविता आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा भीनु भीनु। 12 में देखिए, हमीन के घर द्वार गांव शादी ब्याह भाव पूजा पाठ तीर्थ यात्रा कैसन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हम लोग का जो भी घर द्वार गांव शादी ब्याह भाव पूजा पाठ तीर्थ यात्रा है सब एक जैसा, यानी कि एक नियर है। आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर, मंदिर मस्जिद चर्च कैसे बनल है। तो आप लोग कविता में पढ़े होंगे कि जो मंदिर मस्जिद है चर्च है एक ईंट से बना हुआ है, यानी कि जो मंदिर में ईंट लगा हुआ है वही मस्जिद में भी लगा हुआ है, वही चर्च में भी लगा हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं 14 में, जैसन उपदेश भोला पादरो दे वैसन उपदेश के दे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यदि आप लोग कविता पढ़े होंगे तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित। जिस प्रकार का जो उपदेश है चर्च में पादरी सब देते हैं, उसी प्रकार का जो उपदेश है पंडित भी देते हैं। अगला देखिए, हमनी संगे वह बात दूर जितना जैर से पात रकत दुयोग एक। यहाँ पर हो जाएगा रकत दुयोग एक। एक पंक्ति कौन कविता में आया है। तो ये जो पंक्ति है हमीन सब एक कविता में आया है, हमीन सब एक कविता में। आगे हम लोग देखते हैं 16 में,
हमनी की धरती कैसन है? तो हम लोग का जो धरती है साधनक धरती है। किस प्रकार का धरती है? आप लोग कविता पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया साधनक धरती, 16 का ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, आपन अस्थि कूल से कौन नदी बांधे का बात कविता में करल गेल है? तो आप लोग कविता में इस लाइन को पढ़े होंगे, बंधुतेक नदी हमनी बांधी। क्या था कि बंधुतेक नदी हमनी बांधी आपन अस्थि कूल, यानी कि हम लोग जो है समाज में भाईचारे का निर्माण करें, भाईचारा आपस में पैदा करें, और ये जो चला आ रहा है आपन अस्थि कूल यानी कि पूर्वजों से चला आ रहा है उसको बनाए रखें। तो इसका आंसर है कि बंधुतेक नदी हमनी बांधी। अगला देखिए, निष्ठाक धरती में हमनी के की करे के चाहिए? तो वही उसी लाइन में जहाँ पर अस्थिकुल का लाइन है उसी के नीचे आप लोग पढ़िएगा, तो वहाँ पर लिखा गया है कि निष्ठा के धरती में हम लोग को शांति का अभिलेख करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा शांति का अभिषेक करना चाहिए, 18 का ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, हमनी के माटी में कौन चीज़ के वास करे? तो सत्य का वास है। कविता में पढ़े होंगे कि हम लोग का जो मिट्टी है उसमें सत्य का वास है। 20 में देखिए, दुखे के खेती करे के बाद की पावल जाए? तो दुख का खेती यानी कि जब दुख का समय बीत जाता है उसके बाद क्या मिलता है? मीठा आनंदिक चास। क्या इसका आंसर हो जाएगा मीठा आनंदिक चास। आगे हम लोग देखते हैं 21 में, हमनी मांझे कुछ बांदर। यहाँ बांदर केकरा कहल गया? हम लोग के मध्य में, हम लोग के बीच में कुछ बंदर है। यहाँ पर बंदर किसे कहा गया? तो इसका आंसर है बाहर के लोग, यानी कि बाहर से जो यहाँ पर आके अतिक्रमण कर रहे हैं। अगला देखिए, अकन में कि हामिन के मांझे जहर उगलत आर आग लगावे काम करे, इनमें से कौन हम लोग के माध्य यानी कि हम लोग के बीच में आग लगाने का काम करता है, जहर उगलने का काम करता है? तो उपद्रवी लोग, शैतान लोग और इसका आंसर हो जाएगा बदमाश लोग, इनमें से सभी। यानी कि समाज में वैसे शरारती तत्व जो जहर फैलाते हैं, तो किसी को उस्काने का काम करते हैं, दंगा भड़काने का काम करते हैं, तो ये सभी काम किसका है? शरारती तत्व का। तो इसका आंसर है जो वैसे लोग जो उपद्रवी होते हैं, शैतान लोग होते हैं और बदमाश लोग होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए अगला कविता है आगू करब आपन देश, और इस कविता को लिखा किसने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सुकुमार, यानी कि सुरेश कुमार विश्वकर्मा। सुकुमार का जो पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर जितने भी राइटर हैं, अलग अलग कविता के अलग अलग राइटर हैं, और कुछ राइटर ऐसे हैं जिसके बारे में सीजीएल का सिलेबस में स्पेशल पढ़ना है, 7 राइटर के बारे में। तो वहाँ पर पानुरी जी के बारे में, सुकुमार जी के बारे में पढ़ाया गया और उसका MCQ कराया गया। आप लोग वीडियो अवश्य देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो कविता है आगू करब आपन देश, इस कविता को लिखा किसने? तो सुकुमार के द्वारा लिखा गया। यदि आप लोग कविता पढ़े होंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि छोटा नागपुर के वासी। आगू अपन देश के आगू करे खातिर सुकुमार जी ककरा डाके अपना देश को, यानी कि हम लोग का जो देश भारत है इसे आगे करने के लिए सुकुमार जी किसको डाकते हैं? डाकते यानी कि किसे बुलाते हैं? तो छुआ जुआन के यानी कि बच्चा को भी बुलाते हैं, जुआन यानी कि अंग जो जनरेशन उसे भी बुलाते हैं, किसान को भी बुलाते हैं, घर की गृहिणियाँ, घर की महिलाओं को भी बुलाते हैं, हिंदू मुसलमान नर नारी सबको बुलाते हैं, यानी कि सबको डाकते हैं। इसका आंसर है एकर में सब। अगला देखिए, पटेवे साभिन पारी पारी लहला करते फुलवारी। यहाँ फुलवारी केकरा कहल गेल है? यानी कि जब हम लोग इस मिट्टी को सींचेंगे तो ये जो फुलवारी हम लोग का जो देश एकदम लहलहा उठेगा। तो इसका आंसर है कि अपन देश के इसमें फुलवारी कहा गया। फुलवारी यानी कि अपने देश को कहा गया। देखिए अगला है कि आगू करब अपन देश कविता में एक गठरी में की बांधेल कहल गेले? तो एक गठरी में गीता भी बांधने के लिए बोला गया, बाइबल और कुरान, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखिए, जोर भेग के एके हांडी में की रांधे की बात करल गेले? तो कविता में पढ़े होंगे कि जोर होके यानी कि मिल के एक दूसरे से मिलकर एक ही हांडी में भात रांधना यानी कि बनाना, तो भात रांधने का बात किया गया है। 29 में देखिए, कुछ कुछ अंधार रात में कौन चीज़ के बारे के बात कहल गेले? कुछ कुछ अंधार रात में प्रेमे के बाती बारने का, यानी कि प्रेम का दिया जलाने का बात किया गया है। आप लोग कविता में पढ़े होंगे। आगे हम लोग देखते हैं 30 में, भेदभाव के केकर से मारे की बात करल गेले? तो भेदभाव को लात से मारने की बात किया गया है। कविता में आप लोग जब पढ़िएगा तो उसमें एक लाइन है, खैबे साभिन एक पाती भेदभाव के मार देबे लाती। आप लोग इस लाइन को कविता में पढ़े होंगे कि खैबे साभिन एक पाती भेदभाव के मार देबे लाती। अगला देखिए, आगू करब अपन देश कविता में केकरा सांझ बिहान मान दिए के बात करल गेल है? आगू करब अपन देश इस कविता में किसे सांझ सुबह यानी कि सांझ और बिहान मान सम्मान इज्जत देने की बात किया गया, तो इसका आंसर है नारी के। आगे हम लोग देखते हैं,
आगू करब अपन देश कविता में केकरा उठावे खातिर डेढ़गर जोगान दिए के बात करल गेल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, देखिए केकरा उठावे खातिर डेढ़गर जोगान मतलब होता है कि मजबूती से उसके साथ खड़ा होना। तो इसका आंसर हो जाएगा नारी के उठावे खातिर डेढ़गर जोगान दिए के बात करल गेल, यानी कि एक दृढ़ता से मजबूती से नारी के साथ नारी के सम्मान में खड़े रहना। अगला देखिए, आगू करब अपन देश कविता में केकर बिना सृष्टि नाय कहल गेल है, यानी कि किसके बिना सृष्टि की कल्पना नहीं किया जा सकता है, तो नारी के बिना। अगला देखिए, आगू करब अपन देश कविता में केकर गीत गाय गाय के घर घर तो घर घर जगावे के बात करल गेल है। तो सुकुमार के गीत गाय गाय के और घर घर जगाने की बात किया गया है। तो याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा सुकुमार। अगला देखिए, आगू करब अपन देश कविता में सभी मिल मिस यानी कि सभी को मिलजुल कर केकरा आगू करे के बात कहल गेल है, किसे आगे करने के बात किया गया। तो इसका आंसर है अपन देश के, अपना देश यानी कि अपना जो भारत है, इसे सभी को मिलजुल कर इसे आगे ले जाना है। अब हम लोग एक नया कविता देखेंगे, जय जवान जय किसान। जितना भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बन सकता है सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जय जवान जय किसान केकर लिखल कविता लागे। तो इसका आंसर है महेश गोलवार। क्या हो जाएगा, महेश गोलवार। और महेश गोलवार का जन्म बच्छर तो डेट ऑफ बर्थ पूछे तो याद रखिएगा 1 फरवरी 1911 ईस्वी को। अगला देखिए, जय जवान जय किसान कविता में राष्ट्र कर आन मान के लागे। तो इस कविता का पहला लाइन आप लोग पढ़िएगा, उसमें लिखा है कि राष्ट्र कर आन मान देश कर किसान सब। तो इसका आंसर है कि देश का जो किसान है देश का आन मान है। अगला हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जय जवान जय किसान कविता में देशक जुआन सबके प्राण किए। देश के जो जवान है यानी कि देश में जो आर्मी है उसका प्राण कौन है। तो उसका प्राण जो है किसान है। सेकंड लाइन आप लोग पढ़िएगा तो आंसर मिल जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, जय जवान जय किसान कविता में गोटे जगत काम से उबे। एकर में के काम से ना उबे। पूरा जगत पूरा संसार काम से उब जाता है, लेकिन इनमें से कौन काम से नहीं उबता है। तो इसका आंसर है किसान। किसान सब बहुत ही मेहनती होते हैं, काम से नहीं उबते। अगला देखिए, जय जवान जय किसान कविता में देशकर बीसी यानी कि रीढ़ की हड्डी के लागे। तो जय जवान जय किसान कविता के अनुसार जो देश का रीढ़ की हड्डी माना गया जवान और किसान यानी कि आर्मी और फार्मर को। अगला क्वेश्चन देखिए, जय जवान जय किसान कविता में कर में के हाड़ कपवा जाड़ गर्मी तरवायर के धायर से वाला लागे। इनमें से कौन जो है पूरा गर्मी में भी या तो पूरा ठंडा में भी काम करते रहता है। तो इसका आंसर है किसान। अगला देखिए, जय जवान जय किसान कविता में एकर में के बरखा कर मैर भी से। बरखा के यानी कि जब बारिश होता है तो उसका जो चोट लगता है वही लिखा गया कि बरखा का मैर भी से है। तो इसका आंसर है किसान। यानी कि किसान जब अपना खेत में काम करता है तो बरसात यानी कि बारिश की बूंदे से जो चोट लगता है फिर भी काम नहीं छोड़ता है, काम करते रहता है। अगला देखिए, जय जवान जय किसान कविता में खूबे वीर खूबे धीर है। इनमें से कौन खूब वीर है खूब धीर है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसान और जवान दोनों, जवान और किसान दुयो। 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग देखते हैं, जय जवान जय किसान कविता में के शत्रु को लहू बहावे काम करे। इनमें से कौन जो है शत्रु का लहू लुहान कर दे। तो इसका आंसर हो जाएगा देश का जो जवान है यानी कि देश का जो आर्मी सब है शत्रु को लहू बहावे काम करे। आगे हम लोग देखते हैं, एकर में के चुप साधवा और निडर है। इनमें से कौन जो एकदम चुपचाप रहता है लेकिन निडर भी है। तो इसका आंसर है जवान और किसान दुयो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 का दुयो। अगला देखिए, केकरा देख के वीर उमेग उमेग उठे। यानी कि किसे देखकर जो देश का जवान है वीर है उमेग उमेग उठता है। तो इसका आंसर है दुश्मन के। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, देश के पूजा में के मगन रहे। देश के पूजा यानी कि देश का सेवा में कौन मगन है। तो इसका आंसर हो जाएगा जवान। देश का जो जवान है देश के पूजा में मगन है। 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, सरकार के योजना के सुधार रूप देवे वाला के है। यानी कि सरकार का जो भी योजना है उसे सफल बनाने वाले कौन है। तो याद रखिएगा किसान सब जो है सरकार का जो भी योजना आता है उसे एक सुधार रूप देता है यानी कि सफल बनाता है। अगला देखिए, विपत्ति देखे संगी कर बजर तरी डट मन चांडे पिघले मोम लेखे होवे लागे नरम। ये पंक्ति कौन कविता
ये जो पंक्ति कौन कविता के लागे, ये जो पंक्ति किस कविता का है तो किस कविता में आया हुआ है। तो इसका आंसर है जय जवान जय किसान। और इसमें कहा जा रहा है कि जब देश में विपत्ति आता है, जब देश में किसी भी प्रकार का हमला होता है तो जो देश का आर्मी सब है डट जाते हैं, लेकिन वहीं देश के लोगों पर जब विपत्ति आता है यानी कि किसी भी प्रकार का आपदा आता है उस समय उन लोग का जो मन है पिघल जाता है। लिखा है कि चांडे पिघले मोम लेखे लागे नरम, यानी कि उन लोग का जो मन है पिघल जाता है और पूरी निष्ठा के साथ देश के लोगों की सेवा भी करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब संसार भूखा है यानी कि जब देश में अनाज की कमी है तो देश का जो किसान है अपना रखा हुआ जो भी धान चावल है लुटा देता है, यानी कि देश को दान दे देता है। अगला देखिए, भूखल जगत पुकार सुन किसान सब की लुटा दे, यानी कि जब देश को अनाज की दिक्कत है तब क्या लुटा देता है। तो इसका आंसर है धान और चावल लुटा देता है, यानी कि देश को दे देता है। अगला देखिए, हाड़ाक भीतर माजा नरम काठुर काया कोमल प्राण, ये पंक्ति कौन कविता आयल है। तो ये जो पंक्ति है इस पंक्ति में क्या कह रहा है कि हाड़ाक भीतर माजा नरम, हड्डी के अंदर में जो माजा है वो नरम होता है, साथ ही काठुर काया यानी कि शरीर जो है कठोर होता है लेकिन प्राण जो है वो कोमल होता है। तो ये जो कविता ये जो लाइन है जय जवान जय किसान में आया हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, देश के सुख शांति असल स्तंभ के लागे। तो देश का जो सुख शांति का असल स्तंभ है देश का जो जवान है, देश का जो किसान है, इसका आंसर है दुयु। अगला देखिए, बजर मुठाए हरक मुठ धरी भूई विदायर के हाठिक घचाया बहुत तरी शोभे भाई किसान जी, ये पंक्ति कौन कविता में आयल है। तो ये जो पंक्ति है जय जवान जय किसान कविता में आया हुआ है। अगला देखिए, हम इनके पूजा जुकुर एकर में की है। तो हम लोग को पूजा करना चाहिए किसका, जो देश का किसान है, देश का जो जवान है, यानी कि दुयु। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संस्कृति के ख्याल के राखे। तो भारतीय संस्कृति का ख्याल कौन रख रहा है, तो देश का जवान और देश का किसान, इसका आंसर हो जाएगा दुयु। अगला देखिए, एकर में के पदक के मातल ना रहे, यानी कि केवल और केवल अपना ड्यूटी निभाता है, अपना कर्तव्य निभाता है देश के प्रति, उसे किसी भी प्रकार का पदक से कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर है देश का जो आर्मी है, देश का जो जवान है, किसी भी प्रकार का पदक से कोई मतलब नहीं रखता है। अगला देखिए, के राजभोग के भाभे न, यानी कि इनमें से किसी कोई मतलब नहीं राजभोग से, यानी कि कोई भी पीएम बने कोई भी सीएम बने उसको कोई मतलब नहीं। तो किसे, देश का जो जवान है, देश का जो आर्मी है, वो केवल अपना ड्यूटी निभाता है, उसको न पदक से मतलब है और न ही राजभोग से मतलब है। अगला देखिए, हामिन के केकर ध्यान के फुरछाविक चाहिए, यानी कि हम लोग को किसे भूलना नहीं चाहिए। तो देश का जो किसान है, देश का जो जवान है, यानी कि दियु। आगे हम लोग एक नया कविता देखेंगे, आय जकाय खोरठा, और इससे जितना भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बनेगा सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, आय जकाय खोरठा कविता के लिखवैया के लागे, यानी कि राइटर कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर A.K. झा, यानी कि डॉक्टर अजीत कुमार झा। आगे हम लोग देखते हैं, खोरठा केकर भाषा लागे। खोरठा जो है किसका भाषा है, तो सदान का भाषा, याद रखिएगा खोरठा किसका भाषा है, सदान का। कौन भाखा के बढ़े कोई बतर न, यानी कि बढ़ने का कोई जरिया नहीं है। तो ये जो है खोरठा भाषा, खोरठा भाखा के बढ़े के कोई बतर न है। आगे देखिए, कौन भाखा के लोग लाख लाख है मगर सब बोक है। किस भाषा के लोग लाखों में है लेकिन सब क्या है, बोक है, यानी कि बक है। तो इसका आंसर है खोरठा। आगे हम लोग देखते हैं, आकाशवाणी गीत नाय पढ़े कराची ठीक ना, ये कौन कविता में आया है। ये जो पंक्ति है किस कविता में आया, यानी कि आकाशवाणी में इस भाषा का कोई गीत नहीं है, पढ़ने का रांची में कोई ठिकाना नहीं है। तो ये जो पंक्ति है आज एकाएक खोरठा में आया हुआ है। अगला देखिए, चारों बाटे गेल गोहर सुने पर लोग हमरो गैर, यहाँ केकरा गैर सुने पर ले। तो एक जगह कहते हैं कि खोरठा में एमए नहीं होता था और चारों तरफ ये बात फैल गया एमए होता है। तो जब फैल गया तो एक जगह को भी गाली सुनना पड़ा था। तो इसका आंसर है कि एक जगह किसको गाली सुनना पड़ा, चारों बाटे गेल गोहर, यानी कि सब जगह बात फैल गया खोरठा में एमए होता है और इसी कारण एक जगह को भी गाली सुनना पड़ा था। देखिए अगला कि चेंगा क्लास में कौन भाखा के पढ़ाई न होवे। तो कविता में आप लोग पढ़े होंगे, उसमें लिखा गया कि जब बच्चा क्लास में खोरठा होता ही नहीं तो एमए कहाँ से होगा। तो इसका आंसर देखिए खोरठा, बच्चा क्लास यानी कि चेंगा क्लास में कौन सा भाषा का पढ़ाई नहीं होता है, तो खोरठा का पढ़ाई नहीं होता है। 9 में देखिए,
छोट बाटेक बोड़ बनल बात फचैंग फचैंग के बरियात। ये पंक्ति कौन कविता के हक है? तो ये जो पंक्ति है किस कविता का है? तो आज हक है खोरठा का है। 10 में देखिए, कहाँ खोरठा भाषा के पढ़ाई शुरू भेल हल रे? तो रांची में खोरठा भाषा का जो पढ़ाई शुरू हुआ था। अगला देखिए, जे होवक यानी कि जो होगा। बिहीन तो बुनाल है, बिहीन तो बुना गया। हियाँ कौन बिहीन के बात हो रहा है? जब रांची में खोरठा भाषा का पढ़ाई शुरू हुआ तो एके झा जी कहते हैं कि जो होगा नहीं होगा, लेकिन बिहीन तो बुना गया यानी कि खोरठा भाषा का पढ़ाई तो शुरू हो गया। तो इसका आंसर है खोरठा भाषा को यहाँ पर बिहीन बोला गया। आगे हम लोग अगला देखिए, खोरठा में आगे बिहीन बुने का काम के कर ले? तो खोरठा में आगे बिहीन बुनने यानी कि उसमें लिखने का प्रारंभिक कार्य कौन किए? तो इसका आंसर हो जाएगा व्याकुल जी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। अगला कि पानुरी जी कौन पत्रिका से छुआ पुता राग गेले? यानी कि पानुरी जी का कौन पत्रिका से जो बच्चा है छुआ पुता सब है राग यानी गुस्सा गया? तो ये जो है तितकी पत्रिका से, यानी कि पानुरी जी तितकी पत्रिका में इतना ही ध्यान दे दिए कि जो भी छुआ पुता लोग है उस पर ध्यान दिए ही नहीं, इसलिए जो भी बच्चा सब है, जो भी उसका बाल बच्चा तो नाती सब है, छुआ पुता लोग है गुस्सा गया था। अगला देखिए, पानुरी जी जखन हाय निसार भेल, यानी कि घर से भी जब पानुरी जी को सुनाया जाता था तो हाय निसार हो गया, यानी कि दुखित हो गए, उनका मन छोटा हो गया। तखन उनका के जोर दिल थी, यानी कि तब उनको बढ़ाने का काम कौन किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राहुल जी। क्या हो जाएगा? राहुल जी, यानी कि राहुल सांकृत्यायन। जब पानुरी जी का मन खोरठा के प्रति छोटा हो रहा था तब राहुल सांकृत्यायन जी उन्हें प्रेरित किए। अगला देखिए, पानुरी जी के कहले रहत कि सरकारी कवि बनिए ना? पानुरी जी को किसने कहा कि सरकारी कवि बनना नहीं? तो इसका आंसर है राहुल जी, यानी कि राहुल सांकृत्यायन। आगे हम लोग देखते हैं, राहुल जी और पानुरी जी आपस में कैसन बात करे हले? तो राहुल जी और पानुरी जी आपस में किस प्रकार बात करते थे? तो चिट्ठी के माध्यम से, याद रखिएगा, चिट्ठी लिखकर बात करते थे, क्योंकि पहले के समय में ये व्हाट्सअप फेसबुक था नहीं, सोशल मीडिया था नहीं, तो बात किस प्रकार होता था? तो चिट्ठी के माध्यम से। आगे हम लोग देखते हैं, राहुल जी और पानुरी जी की केगो चिट्ठी छपल है? अभी भी 3 ऐसा चिट्ठी है जिसमें राहुल जी और पानुरी जी जो भी बात किए वो छपा हुआ है। अगला देखिए, एकर में ओल चरव केकरा कहल गेले, यानी कि रास्ता दिखाने का काम कौन किए? तो खोरठा में जो लिखने का परंपरा, लिखने का जो शुरुआत की व्याकुल जी किए, लेकिन इसके बाद कन्हई यादव, गोलवार जी, तीजू महतो, रणवीर आदि ने ओल चरव का काम किया, यानी कि रास्ता दिखाने का काम किया। अगला देखिए, एकर में के तितकी पत्रिका के संपादन कर लिया थे? इनमें से किसने तितकी पत्रिका का संपादन किया है? तो दसौंधी जी और श्रीनिवास पानुरी जी। अगला है कि भागे लागले कते डरे भूत, भूतेक तो भेल अंधार मोत। ये पंक्ति कौन कविता में है? जब खोरठा में लिखने का कार्य शुरू हुआ तो खोरठा के माध्यम से जो भी अंधविश्वास समाज में फैला था तो उसी अंधविश्वास पर यहाँ पर कटाक्ष किया गया कि भागे लागले डरे भूत, डर का जो भूत है भागने लगा, और भूतेक तो भेल अंधार मोट, यानी कि भूत प्रेत के बारे में जो भी अंधविश्वास था धीरे धीरे समाज से हट रहा था। ये जो पंक्ति किस कविता में आया है? तो आज आका खोरठा कविता में आया हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं, लेकिन यबरी जे तितकी सलगल हो ये काढ़े के मायदे गलगल हो। ये पंक्ति कौन कविता में है? तो इसका आंसर है आज एका खोरठा, यानी कि आज एका खोरठा में ये जो पंक्ति है आया हुआ है। देखिए, ये कविता में पीठा पुआ के केकर बाप बतौल गया? पीठा पुआ पापा का बाप, यानी कि पापा यानी कि रोटी का बाप है, तो पीठा पुआ को पापा का बाप, पापा का मतलब होता है रोटी। आगे हम लोग देखते हैं 24 में, झार पात केकर उपनाम हक? देखिए, झार पात जो है उपनाम है डॉक्टर ए.के. झा का, और ये जो क्वेश्चन है पहले का एग्जाम में पूछा गया है। अब हम लोग एक नया कविता देखेंगे, ताबे हमें कवि ना, और इस कविता के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर ए.के. झा। पहला क्वेश्चन ही यहाँ पर है कि ताबे हम कवि ना कविता के लिखवैया के लागे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर ए.के. झा। अगला हम लोग देखते हैं, यदि कवि माने सुधे भाट, यहाँ भाट के माने की हुई? तो यहाँ भाट का मतलब होता है बर्तन, याद रखिएगा बर्तन। क्या होता है? बर्तन। अगला है, यदि कवि माने किलवी करवैया तब हमें कवि ना, यहाँ किलवी करवैया माने की हुई? तो किलवी करवैया का मतलब होता है कि कविता के माध्यम से कॉमेडी करना, यानी कि एक तरह का हास्य मंच है, कविता के माध्यम से हास्य परिहास करना। तो वही ए.के. झा जी कहते हैं कि यदि कविता का मतलब किलवी करवैया है तो मैं कवि नहीं हूँ। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यदि कवि माने गवैया
ताबे सब कवि केकर नियर होते। यदि कवि का मतलब गवैया है यानी कि गाने वाला है तो सभी कवि किसके जैसा होगा, तो लता मंगेशकर जैसा। अगला देखिए, यदि कवि माने नचवैया तब सब कवि कैसन होते हैं। यदि कवि का मतलब नाच करने वाला है तो सभी कवि कैसा होगा, तो उदय शंकर जैसा। कैसा होगा, उदय शंकर जैसा। अगला देखिए, डॉक्टर एके झा कखन माने हम एगो छोट मोट कवि हियो। कब एके झा मानते कि मैं भी एक छोटा मोटा कवि हूँ, तो जब यदि कविता माने साहित्यकार, यदि कविता का अर्थ साहित्यकार है तो मैं भी एक छोटा मोटा कवि हूँ। यदि कविता माने भावे गुण विचारधारा, यदि कविता से कुछ अर्थ निकल रहा है, कुछ विचार निकल रहा है, तो मैं भी एक छोटा मोटा कवि हूँ। तो इसका अर्थ है दुयो। आगे हम लोग देखते हैं, डॉक्टर एके झा की ना जानी। डॉक्टर एके झा क्या नहीं जानते, तो काय किल भी नहीं जानते, यानी कि हास्य परिहास नहीं जानते। वो एक साहित्यकार है, एक छोटे मोटे लेखक है। यदि उसके कविता के माध्यम से लोगों का विचार चेंज हो रहा है, समाज में बदलाव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो वे खुद को एक छोटा मोटा कवि मानते हैं। अगला देखिए, हाँ मैं अपन कविता पढ़बो, यानी कि मैं अपना कविता पढ़ूंगा। मनुष्य महत्व भविता गढ़ो, यानी कि मनुष्य का महत्व को गढ़ेंगे। ये पंक्ति कौन कविता में आए। तो ये जो पंक्ति है, ताबे हम कवि न, इस कविता में आया हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला जो कविता है महुअक भनिता, और बहुत ही अच्छा कविता है, आप लोग पढ़े होंगे एक पथिया डोंगल महुआ में। तो ये जो कविता है लिखा किसने, तो इसका आंसर है अतुल कुमार मुखर्जी। अगला देखिए, केकर में बहुत गुण है, किसमें बहुत गुण है, तो याद रखिएगा ये जो महुआ है, महुआ में बहुत गुण है। अगला देखिए, केकर गाछ का नाम हीरा है, किस पेड़ का नाम हीरा है, तो इसका आंसर हो जाएगा महुआ पेड़ का नाम हीरा है। आप लोग कविता में पढ़े होंगे और आसानी से आंसर दे सकते हैं। महुआ गाछ से की पावल जाए, तो महुआ गाछ से घी गुड़ बैंगन जीरा सब पाया जाता है। इसका आंसर है इनमें से सभी। अगला देखिए, केकरा सिझा के खाइल से बेसी स्वाद लागे, इनमें से किसे सिझा के खाने से ज़्यादा स्वाद लगता है, तो महुआ को सिझा के यानी कि बॉयल करके खाने से बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगता है। अगला देखिए, महुआ में की मिलाए देल से ओकर स्वाद में चमत्कार आ जाए। महुआ में क्या मिला देने से उसका स्वाद में चमत्कार आ जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बन जाता है। तो इसका आंसर है तेतर चिया। क्या हो जाएगा, तेतर चिया। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए, केकर गाछ का नाम महूल लागे, किसका पेड़ का नाम महूल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए। महुआ पेड़ का नाम महूल है, 15 का ए। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कौन गाछ के फायदा अति बहुल है, तो महुआ पेड़ का फायदा अति बहुल है। देखिए कविता का नाम ही है महुआ भनिता, तो ज़्यादातर प्रश्न यहाँ महुआ से ही रिलेटेड है। देखिए, कौन गाछ के फर के नाम कचड़ा लागे, कचड़ा तो कोचड़ा भी लिखा जाता है। तो देखिए महुआ का बीज जो होता है उसको कोचड़ा कहते हैं। इसका आंसर है महुआ के फर, यानी कि महुआ का बीज। आगे हम लोग देखते हैं, कौन गाछ के फर खाए खातिर गिदर बुतरू जैनी मर्द सब ललायत रहे, किस पेड़ का फर खाने के लिए सब ललायत रहता है, तो इसका आंसर है महुआ के। अगला, कौन गाछ के गोटा के तेल के, यानी कि किस पेड़ का जो गोटा है दाना है उसका तेल से कमिया यानी कि मजदूर वर्ग कमिया सबके दर्द खत्म हो जाए, तो इसका आंसर है महुआ पेड़ के गोटा से। अगला देखिए, कौन गाछ के तेल से घटरा आर बड़ा रोटी छका है, किस पेड़ का तेल से घटरा पुआ सब छकाता है, तो इसका आंसर है क्या महुआ का जो तेल निकलता है उससे। आगे हम लोग देखते हैं, घटरा आर बड़ा रोटी पैठवे का परिपाटी कहाँ के लागे, तो घटरा यानी कि घटरा पुआ जब बन जाता है तो उसे हम लोग अपने गेस्ट के यहाँ भी भेजवाते हैं। तो ये जो परिपाटी, ये जो रीति रिवाज है कहाँ का है, तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर की। क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर की। अगला देखिए, बेटी घरे पठाए देवे समधिन के हते, देखिए यहाँ पर तो होगा हते गरब तोर गुने काया कते जेब हम कहब। देखिए महुआ से कह रहा है कि उसका तेल से जो पुआ बनेगा, घटरा बनेगा, उसे बेटी के यहाँ पठा देंगे, यानी कि पहुँचा देंगे और समधिन को गर्व होगा। तो ये जो कविता, ये जो लाइन है किस कविता का है, तो इसका आंसर है महुआ भनिता। आगे हम लोग देखते हैं, कौन गाछ के काट से जुआट यार हर बनी, किस पेड़ के लकड़ी से या तो काट से जुआट और हर बनता है, तो इसका आंसर है महुआक पेड़ के, महुआक पेड़ से। अगला, केकर निंदा कर ले राग लागे जीते, इतना गुण होते हुए भी किसी का निंदा करेंगे तो गुस्सा तो होना स्वाभाविक है। तो वही कह रहा है कि यदि महुआ का निंदा करेंगे तो वह राग जाएगा, राग यानी कि गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि महुआ में बहुत गुण है फिर भी कुछ कुछ अवगुण है। यदि निंदा करेंगे तो महुआ जो है राग जाएगा, यानी कि गुस्सा आ जाएगा।
अगला देखिए, दारू कहाँ मिले, तो दारू कहाँ मिलता है, तो इसका आंसर है कलाली में। कलाली जहाँ पर सरकारी दुकान होता है, जो सरकारी ठेका होता है दारू का, उसे कलाली कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, केकर भनीता है जे महुआ के लकड़ी के चिता में सूखे सुतल रहो। इनमें से किसका इच्छा है कि महुआ के लकड़ी के चिता में सूखे सुतल रहो, यानी कि जब उसका निधन हो जाए तो महुआ के लकड़ी में वो जले। तो यही बोल रहा है कि महुआ के लकड़ी के चिता में सूखे सुतल रहो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अतुल मास्टर, यानी कि अतुल चंद्र मुखर्जी जी का। अगला हम लोग देखेंगे रूसल भोला जो कविता है, और इससे जितना भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बनेगा सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए, पहला है कि रूसल भोला ये जो कविता है इसका लिखवैया कौन है, तो लिखने वाले कौन है, तो संतोष कुमार महतो हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, जखन भोला रूसल है तखन के कांदे हती। जब भोला बाबा रुस जाते हैं यानी कि नाराज हो जाते हैं तो कौन रोने लगती है, तो इसका आंसर है दुर्गा माए। आगे हम लोग देखते हैं, भोला काहे रूसल है, भोला बाबा क्यों रुस जाते हैं, तो भांगे गोला खातिर, यानी कि भांग के लिए रुस जाते हैं। एकर में के कहे हती हमारे पारिवारिक बड़ी बोझा। इनमें से कौन कहती कि मेरे परिवार का बहुत बोझा है मेरे पर, तो इसका आंसर है पार्वती। क्या हो जाएगा, पार्वती। एकर में के अपन पारिवारिक में बैलेंस न रखे पारी। इनमें से कौन अपने परिवार में बैलेंस बना के नहीं रख पाती है, तो इसका आंसर है माँ पार्वती। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में है, गणसा का वाहन के हाथ। गणसा यानी कि गणेश जी का वाहन कौन है, तो इसका आंसर है मूसा। अगला देखिए, कविता में भोला का माला शैतान ककरा कहल गया। भोला बाबा के गले में आप लोग को देखते होंगे कि सांप लपेटा रहता है, तो वही कविता में भोला का माला शैतान ककरा कहल गया, तो सांप की। आगे हम लोग देखते हैं, रुसल भोला कविता में मूसा कहाँ ढुक गेल रही, तो मूसा यानी कि जो चूहा है कहाँ घुस जाता है, तो गड्ढा में। अगला देखिए, कार्तिक वाहन के रे। कार्तिक का जो वाहन है, कार्तिक जी का जो वाहन है मोर है। इसका आंसर क्या होगा, मोर। देखिए, शिव जी का जो परिवार है, एक तरफ सांप है गले में, और यहाँ पर देखिए मोर भी है, साथ ही मूसा भी है। तो जाहिर सी बात है माता पार्वती को अपने परिवार में बैलेंस बनाना बहुत ही मुश्किल। यदि आप लोग कविता नहीं पढ़े तो जरूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए, रूसल भोला कविता में कार्तिक वाहन केकर पर झपट्टा मारे। कार्तिक का जो वाहन है मोर, किस पर झपट्टा मारता है, तो नाग पर, यानी कि जो सांप रहता है नाग, उस पर झपट्टा मारता है। रुसल भोला कविता में मयूर नाग के उठाए कहाँ ले जाए। जो मोर है नाग को उठा के कहाँ ले जाता है, तो इसका आंसर है गाछ ऊपर, यानी कि पेड़ के ऊपर ले जाता है। अगला देखिए, कत्ते भांग के झटपट गोली बनवल गेले। तो शंकर जी नाराज हो जाते भोला बाबा, तो माँ पार्वती जो है झटपट 2 तोला के भांग के गोली बनाते हैं। और जो इस कविता के लेखक है संतोष कुमार महतो जी, कहते हैं कि जल्दी से भोला बाबा को डाकू यानी कि बुलाइए। अब हम लोग एक नया कविता देखेंगे, मेढ़यार मानुस, और इस कविता को लिखा किसने, तो इसका आंसर हो जाएगा शिवनाथ परमानिक ने। अगला देखिए, मेढ़यार मानुस कविता में नित्य केकर हित करे के बात कहल गया, तो नित्य प्रतिदिन किसका हित करने के बाद कहा गया है, तो इसका आंसर है मानुस के। मेढ़ और मानुस कविता में नित्य प्रतिदिन केकर हित के बात कहल गया, तो इसका आंसर होगा मानुस। मेढ़ और मानुस कविता में केकर से बढ़ के कोई मित न बतौल गया, तो मानुस यानी कि मनुष्य से बड़ा कोई भी मित नहीं है। मेढ़ और मानुस कविता में केकर पर उपहास करल गया, किस पर इसमें मजाक उड़ाया गया एक तरह से, तो माटी के मेढ़ पर, यानी कि जो मिट्टी का मूर्ति बना रहता है उस पर उपहास किया गया है। यहाँ पर लेखक जो बोलते हैं कि सुबह सुबह उठ के एकदम खाली पेट में अगरबत्ती जलाता है, किसी जीव का हत्या करता है, उससे मिलता क्या, यानी कि जो माटी का मेढ़ है, माटी का जो मूर्ति है, उस पर उपहास किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, केकर खातिर झलफले बिहान नहा है और धूप दिया बारे। किसके लिए तुम झलफली, सुबह सुबह नहाता है, धूप दिया जलाता है, किसके लिए, तो इसका आंसर है माटी के मेढ़ खातिर। अगला देखिए, मेढ़ यार मानुस कविता में शिवनाथ परमानिक केकरा मेढ़ ना बनल के, तो किसको मिट्टी नहीं बनने के लिए कहता है। मेढ़ यानी कि एक प्रकार का मिट्टी का जो मूर्ति होता है नहीं बनने के लिए कहता है, तो इसका आंसर है मानुस की। देखिए अगला कि मेढ़ यार मानुस कविता में शिवनाथ परमानिक कौन बात मानुस के मानिल की है, तो कौन सा बात मानने के लिए कहता है कि जो पुराना रीति है उसके अनुसार मत चलो, पुराने की रीति न चलिए, भूता देवतक मानी है ना। तो ये जो है इन दोनों बातों को अमल नहीं करने के लिए कहा गया है। अगला देखिए, माने के पहले भेऊ जान बढ़तो तोर बुद्धि ज्ञान, ये जो पंक्ति किस कविता में आया हुआ है या तो किस कविता का है,
तो इसका आंसर है देखिए मेड यार मानुस, यानी कि कुछ भी करने से पहले उसका कारण जानो, तब तुम्हारा बुद्धि और ज्ञान बढ़ेगा। आगे हम लोग देखते, जे डरे सेहे मोरे, निडर लोग नहीं हारे। ये जो पंक्ति किस कविता का है? तो देखिए कह रहा है कि जो डरता है वो मरता है, और निडर जो रहता है, जो हिम्मतगर रहता है, निडर रहता है, वो कभी नहीं हारता है। तो ये जो लाइन है मेड यार मानुस का है। देखिए अगला है कि मानुस यार मेड कविता में मानुस कहाँ ईमान पाते हैं, मानुस जो है कहाँ ईमान पाएगा। तो देखिए कविता में आप लोग पढ़े होंगे, जकर पेटे भात न, कविता में पढ़े होंगे कि जकर पेटे भात न लुगा लपटल गात न, गात यानी कि शरीर, लुगा उसमें उसका शरीर में कपड़ा नहीं है, उसको कपड़ा दो, जिसका पेट में अनाज नहीं उसको अनाज दो, तब ये सब काम करने से तुम ईमान पाएगा। तो इसका आंसर है कि जे भूखल है ओकरा खाना दे के, और जकर लुगा फाटा ना ओकरा पहनाए के, यानी कि जिसके पास कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा दे के। आगे हम लोग देखते हैं, केकर से बड़ कोई ना है, किससे बड़ा कोई नहीं है। तो ये जो मानुस है, मानुस से बड़ा कोई नहीं है। देखिए पहला है देशक जुआन कविता की लिखवैया, यानी कि लिखे किसने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विनोद कुमार जी लिखे। अगला देखिए, तो जुआन देशक शान तो सफत देशक मान। इसमें देखिए एक पथिया डोंगल महुआ में, एक है जय जवान जय किसान, और एक कविता है देशक जुआन। दोनों कविता को अच्छी तरह से पढ़िएगा ताकि क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज नहीं करना है कि कौन सा क्वेश्चन किस कविता से लिया गया है। तो इसमें देखिए, तो जुआन देशक शान तो सफत देशक मान, ये जो पंक्ति है देशक जुआन का है। आगे हम लोग देखते हैं कि अपन देश के खातिर अपन जान दे, कौन अपने देश के लिए अपना जान भी दे देता है। तो इसका आंसर है जुआन, यानी कि देश का जो है जवान सब। देशक जुआन कविता में सबके नज़र केकर दन है, देशक जुआन कविता में सबका नज़र किसके तरफ रहता है, तो देश का जो जवान है उधर ही रहता है। कुछ भी आपदा विपदा आता है तो देश का आर्मी पर ही देश का ध्यान रहता है। देखिए केकर खातिर एकजुट होने चाहिए, किसके लिए हम लोग को एकजुट होना चाहिए, तो इसका आंसर है देश खातिर, देश के लिए हम लोग को एकजुट होना चाहिए। देशक जुआन कविता में बोला गया कि आपस में कितनों भी मतभेद हो, लेकिन जब देश का बात आए तो देश के लिए एक हो जाना चाहिए। देखिए अगला है कि कटी चैले फूट पड़ले माटिक टोना टुकड़ा कर ले। कटी चैल फूट पड़े, यानी कि यदि आपस में मतभेद हो जाएगा, फूट पड़ जाएगा, तो ये जो हमारा धरती है, भारत भूमि है, ये टुकड़ा हो जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा बट जाएगा। इससे क्या होगा कि बाहरी लोग आके इसमें कब्जा कर लेंगे। तो कविता में कहा गया कि कटी चले फूट पर ले माटिक टोना टुकड़ा कर ले। ये जो पंक्ति किस कविता का है, तो ये जो पंक्ति है देशक जुआन का है। अगला देखिए, केकर खातिर एक गुट होने चाहिए, किसके लिए एकजुट होना चाहिए, एक गुट होना चाहिए। तो कविता में बोला गया है कि देश के लिए एकजुट होना चाहिए हम लोग को, क्योंकि आपस में मतभेद रखने से देश कहीं ना कहीं बट जाता है, तो बाहरी लोगों का कब्जा होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो अपने देश के लिए एकजुट होने के लिए कहा गया है। अगला देखिए, कखन दुश्मन माटी के काट ले, तो कब दुश्मन जो है मिट्टी को काट लेगा, मिट्टी को काटना करते कि उस पर कब्जा कर लेना, कब दुश्मन ऐसा करेगा, जब आपस में फूट पड़ जाएगा, यानी कि जखन फूट पड़ ले, जखन माटी के टोना टुकड़ा कर ले, यानी कि आपस में ही ज़मीन के लिए हम लोग लड़ेंगे, ये राज्य हमारा वो राज्य तुम्हारा, तो कहीं ना कहीं जो दुश्मन है उस क्षेत्र को लूटने के लिए आ जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दुयू। अगला देखिए, ढेसा ढेसी छोड़, और ये जो कविता है लिखा किसने, तो पारसनाथ महतो के द्वारा लिखा गया। अगला देखिए, कि रहने तब काम हो जितले, यदि मन रहता तो काम हो जाता। आप लोग इस कविता में पढ़े होंगे कि बताया गया कि मन रहता तो ये जो काम है रह जाता। ढेसा ढेसी छोड़, यानी कि जो तुम आरोप प्रत्यारोप करता है उसको छोड़ो और खुद काम करो। आगे हम लोग देखते हैं, ढेसा ढेसी छोड़ कविता के मूल भाव की लागे। तो इस कविता का मूल भाव है कि अपना काम स्वयं करें, अपन काम अपने करे चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं, ले ले कोड़ी यार खुदे खुदे कोड़ फूटल यार के जल्दी जोड़, ये पंक्ति कौन कविता लागे, तो ये जो पंक्ति है ढेसा ढेसी छोड़ का है। आगे हम देखिए, कह रहा है कि धान रोपे हो तो की रोक के पड़तो, धान यदि रोपना है तो क्या रोकना होगा, तो धान रोपने के लिए पानी को रोकना होगा। आगे हम लोग देखते हैं, कि फूट गए तब बांधे पड़े, क्या फूट जाने से, तो जो खेत का किनारा है जिसे यारी कहते हैं, ये जो यार है यदि फूट गया तो इसको रोकने के लिए क्या करना होगा, कि फूट गए तब बांधे पड़तो, तो आयर जो है फूट जाने से बांधना पड़ेगा। अगला देखिए, आयर कोड़वा मूसा के की करे पड़े। आयर कोड़वा मूसा आप लोग देखे होंगे खेत में
खेत के चारों ओर जो ये आयर बना रहता है इसमें चूहा रहता है और चूहा बिल बना देता है, जिससे धान का फसल नुकसान हो जाता है। तो आयर कोड़वा मूसा के मारे पड़े यानी कि मोरावे पड़े हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अचंगा चढ़े हो तो ताप की लगवे पड़तो। अचंगा यानी कि ऊंची जगह में यदि चढ़ना है तो क्या लगाना पड़ेगा, तो इसका आंसर है निशान। निशान यानी कि सीढ़ी लगाना पड़ेगा। अगला देखिए, धुकुर पुकुर न कर चकर मकर न दक, यानी कि धुकुर पुकुर मत करो, चकर मकर इधर उधर मत देखो, एक मोसू चैल चले पड़तो, यानी कि लगातार काम करना पड़ेगा। ये पंक्ति कौन के कविता के लागे, तो ये जो पंक्ति है इसका आंसर है ढेसा ढेसी छोड़। आगे हम लोग देखते हैं। उठा लेवेदा और खुदे लेबद। उठा लेवेदा यानी कि उठाओ पत्थर और खुद उसको मारो। बोल न कौन हो दोसर शब्द, और दूसरा शब्द कुछ नहीं बोलो। ये जो पंक्ति किस कविता का है, तो इसका आंसर है ढेसा ढेसी छोड़। तो इस प्रकार से हम लोग एक पथिया डोंगल महुआ का जो 10 कविता है, 10 कविता का जितना भी महत्वपूर्ण MCQ है, सभी MCQ को हम लोग देखें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।